समझते एक गोली चल गई और सिर को छूती हुई निकल गई। घबराहट में गुलशन कुमार पास ही के एक पब्लिक टॉयलेट में छुपने की कोशिश करते हैं, पर उनका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पे गिर जाते हैं। गिरते ही अब्दुल साहब उस पे 3 गोलियां चला देता है जो उनकी पीठ में लगती है। 3 गोलियां लगने के बाद बुरी तरह जहां गुलशन कुमार पर अब्दुल साहब, अब्दुल रशीद और अनिल शर्मा ने 12 गोलियां और चला दी, जहां ऊपर देवी माँ की फोटो थी, जिस मंदिर को 12 अगस्त 1997 को मुंबई में एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जिसे सुनकर लोगों को एक बार तो भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर कुछ ऐसा हो भी सकता है। दोस्तों, जब ये बात बॉलीवुड वालों को पता चली तो उन्हें भी ये भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कुछ हो सकता है। तो चलो 3D एनिमेशन से समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ था क्या। तो दोस्तों, ये वो मंदिर है जिसमें फेमस टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार डेली पूजा करने जाते थे। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि जस्ट मंदिर के साइड में ये एक धूप छाया अपार्टमेंट है और इसके जस्ट सामने एक नाई की दुकान थी जिसपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम द्वारा भेजे गए 3 गैंगस्टर वहाँ पे मौजूद थे। वैसे ही तीनों में से एक शूटर ने गुलशन कुमार की कनपट्टी पर बंदूक रखी और बोला, बहुत कर लिया पूजा, अब मरने के बाद करना। खैर 15 मिनट बाद 9:45 बजे गुलशन कुमार मंदिर से बाहर आए और साइड वाली धूप छाया अपार्टमेंट के और अपनी पार्क गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उसके बाद डॉन दाऊद इब्राहिम द्वारा भेजे गए शूटर्स ने वहाँ पे जो मौत का तांडव किया वो देखकर आपको होश उड़ जाएंगे। और अगले कुछ मिनटों में शूटर्स ने गुलशन कुमार पर 16 गोलियां दाग दी और दुनिया को एक सिर्फ टूटा हुआ सवाल छोड़ दिया कि आखिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने गुलशन कुमार को क्यों मरवाया। 3D एनिमेशन से गुलशन कुमार की पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप हर एक घटना के अपनी आंखों से वहाँ पे मौजूद होकर देख रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह शुरू करते हैं शुरू से। ये बात 1951 की है, जब दिल्ली के एक पंजाबी फैमिली में गुलशन कुमार का जन्म हुआ था। गुलशन कुमार बहुत ही अमीर परिवार में जन्म नहीं लिए थे। बहुत छोटी सी उम्र में ही गुलशन कुमार अपने पिता के साथ काम कर उनका हाथ बटाते थे। उन्हें यह बात भली भांति पता थी कि उन्हें जल्दी से जल्दी पैसा कमाकर अपने परिवार को उनको सपोर्ट करना है। इसीलिए गुलशन कुमार ने मात्र 23 साल में अपना एक कैसेट की दुकान खोल ली, जिसमें वे किसी दूसरे कंपनी के कैसेट बेचते थे। फिर उन्होंने एक सुपर कंपनी इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी खोली जिसमें वो खुद के गाने बेचते थे। और आप विश्वास नहीं करोगे कि वो लड़का इतना मेहनती था कि उस बिजनेस को इस लेवल पर ले गया कि वो पहली नोएडा की कमर्शियल बिल्डिंग बनी। और एक बात बताने की तो जरूरत ही नहीं आपको कि गुलशन कुमार भगवान शिव के और माँ अम्बे के बहुत बड़े भक्त थे। इनफैक्ट 1985 में जब गुलशन कुमार ने टी सीरीज का अपनी कंपनी को नाम दिया था, उसमें टी का मतलब ही त्रिशूल ही था। इससे पहले कि हम गुलशन कुमार की हत्या पर बात करें, एक बात आपको बिल्कुल तरह पता होनी चाहिए कि गुलशन कुमार बहुत ही गोल्डन नेचर के आदमी थे। वो हमेशा नए नए लोगों को मौका देते थे, जैसे अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, कुमार सानू और म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण। ये नदीम श्रवण में जो ये 2 फोटो है उसे ध्यान से देखो। ये नदीम सैफी है, इसे ध्यान से देख लो और इसे ध्यान से अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि रिपोर्टों से ये पता चला है कि इसी ने गुलशन कुमार को मरवाया था। गुलशन कुमार अपने कल्चर को काफी फॉलो करते थे और वो बहुत सारे मंदिर में डोनेशन भी दिया करते थे। यहाँ तक कि वैष्णो देवी मंदिर में उन्होंने ही भंडारा स्टार्ट करवाया था, जो उनके नाम से अभी भी हो रहा है। गुलशन कुमार इतने अच्छे व्यक्ति थे कि वो पिंजरे में बंद पक्षियों को खरीद कर उड़ा देते थे। अगर रास्ते में कोई जानवर मरा हुआ मिल जाए तो उसके बॉडी को वो खुद अपने हाथों से दफनाते थे। लेकिन ये बात हजम नहीं होती कि जिस बंदे ने पूरी जिंदगी दूसरों की मदद की, दूसरों की भलाई की, उसको गैंगस्टर ने उसको ही मरवा दिया। अगले 2 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम बस ये ध्यान से समझ लो कि 1990 में रिलीज हुई आशिकी मूवी से गुलशन कुमार की हत्या का क्या संबंध है। ये देखो आपकी स्क्रीन पर बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफ और श्रवण है। टी सीरीज ने आशिकी मूवी के गाने का कंपोज करने का मौका 2 उभरते हुए सितारों को दिया, जो था नदीम श्रवण। इस मूवी के गाने का 20 मिलियन कॉपी बिका और इस सफलता के बाद टी सीरीज के लगभग गानों में नदीम श्रवण का ही गाना चलता था। बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर बनने के बाद नदीम ने म्यूजिक को गाने के भी सोचा। नदीम म्यूजिक डायरेक्टर तो अच्छे थे, लेकिन गाना गाने के मामले में उनका हाथ थोड़ा तंग था, वो अच्छे से गा नहीं पाते थे। और गुलशन कुमार ने यह भी सलाह दी कि तुम गाना मत गाओ, तुमसे अच्छा से गाना नहीं होता है, पर वो माने नहीं और दोस्ती की वजह से नदीम के कुछ गाने जैसे हाय अजनबी, ये सब गाने को प्रमोट करने के लिए वो मान गए। जैसा कि गुलशन कुमार को लगा था, इस गाने में वैसा ही कुछ रिस्पॉन्स पब्लिक का नहीं आया और एल्बम पिट गई।
जब कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होने लगा तो गुलशन कुमार ने नदीम के गाने प्रमोट करने को मना कर दिया। लेकिन 1990 आने तक टी सीरीज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका था कि अगर वो किसी गाने को प्रमोट नहीं कर रहा तो उस गाने को चलना बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों उस समय में लगभग 65% गाने को टी सीरीज ही प्रमोट करता था। नदीम को ये बात खटक गई कि न तो गुलशन कुमार उन्हें काम दे रहे और न उनके गाने को प्रमोट कर रहे हैं। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने गुलशन कुमार को जान से मारने की सोची। लेकिन दिल दहला देने वाली बात यह है कि इसने सुपारी भी दी तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को दी। आप लोग ध्यान से सुनना इस बात को, ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है, दुनिया का सबसे मशहूर डॉन है ये। इस धंधे में इसका भरपूर साथ निभाने वाला इसका भाई है अनीस इब्राहिम। इसके अलावा ये दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है और बॉलीवुड का डॉन अब्बू सलीम। मई 1997 में दुबई की एक होटल में गुलशन कुमार को मारने की मीटिंग हो रही होती है। इस मीटिंग में म्यूजिक डायरेक्टर नदीम और दाऊद इब्राहिम का छोटे भाई अनीस इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड अब्बू सलीम गुलशन कुमार की मौत का प्लान बना रहे थे। नदीम ने बताया कि कैसे उसका जीना हराम कर रखा है और वो दोनों उसका मदद करें। अब्बू सलीम ने 25 लाख टोकन लेकर गुलशन कुमार की पत्ता साफ करने की बात कही। अब्बू सलीम को ये फायदे का सौदा लगा क्योंकि वो जानते थे कि म्यूजिक इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार को मारकर वो और मशहूर हो जाएंगे। अब्बू सलीम गुलशन कुमार को मारने के लिए फुल प्लानिंग कर रहा था। वो हर एक चीज पर ध्यान अपना नजर रख रहा था, इसीलिए उसने गुलशन कुमार के बारे में हर एक चीज का प्रूफ निकाला कि वो कब खाते हैं, कब जाते हैं, यहाँ तक कि वो कब टॉयलेट जाते हैं इसका भी वो ध्यान रखता था। ये सारी बातें मैं अपनी मन से नहीं बोल रहा, ये एक बुक में लिखी हुई है जिसका नाम है माय नेम इज अब्बू सलीम। ये बुक उस समय के बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट एस हुसैन जादी ने लिखी थी। खैर अब्बू सलीम एक साइकोपैथ की तरह गुलशन कुमार को 5 अगस्त 1997 को एक पहली कॉल करता है। अब्बू सलीम धमकाते हुए उस कॉल में 10 खोखे यानी कि 10 करोड़ रुपए फिरौती के मांगने की वो बात करता है। साथ ही वो ये भी पूछता है कि नदीम को गाने वो क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हैं। जनरली ऐसे ब्लैकमेल कॉल को लोग पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार उन्हें बहुत समझाते हैं कि भाई पुलिस में बता दे। फिर भी गुलशन कुमार ने 10 करोड़ की फिरौती वाली बात पुलिस को नहीं बताई। 9 अगस्त को फिर से अब्बू सलीम का कॉल आया। फिर से फिरौती मांगने पर गुलशन कुमार ने कहा तुम्हें पैसा देने से अच्छा है कि मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूं। क्योंकि गुलशन कुमार इतने बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन से डर नहीं रहे थे, इसीलिए अब्बू सलीम का ईगो हर्ट हो गया और ये बहुत दिक्कत वाली बात बन गई। गुलशन कुमार के सभी हरकतों को जानने के बाद आखिरकार अब्बू सलीम ने वो मौका ढूंढ लिया जब वो अपने काम को अंजाम दे सकता था। इससे पहले कि उस मौके की हम बात करें, कुछ तुम इम्पोर्टेंट लोकेशन को भी समझ लो ताकि तुम्हें आसानी से समझ आ सके। ये है गुलशन कुमार का घर जो कि मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर अंधेरी वेस्ट के जीत नगर में ये जितेश्वर महामंदिर है, जहाँ गुलशन कुमार हर रोज पूजा करने जाते थे। मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर पर है ये कपूर हॉस्पिटल, जहां गोलियां लगने के बाद गुलशन कुमार को ले जाया गया। अब आपने लोकेशन को सही से समझ लिया है तो इस केस को समझने में और भी मजा आएगा। इस मौके की हम बात कर रहे थे, वो मौका था गुलशन कुमार के काम पर जाने से पहले अंधेरी के जितेश्वरी महादेव मंदिर में पूजा करने जाना। मंदिर के लोकेशन और माहौल अब्बू सलीम को मर्डर करने के बाद उनके शूटर्स को भाग जाने के लिए एकदम आसान लग रहा था। आप लोगों के सामने डेट को लेकर हम क्लैरिटी अभी से ही रखना चाहते ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना हो। गुलशन कुमार के पास पहली धमकी कॉल 5 अगस्त 1997 को आया था। दूसरी धमकी का कॉल 9 अगस्त 1997 को आया था और फाइनल अटैक आज के दिन 12 अगस्त 1997 को हुआ था। खैर फाइनली 12 अगस्त 1997 का आज दिन है, मंगलवार का, और किसी और दिन की तरह ही गुलशन कुमार आज भी अपने काम पर जाने से पहले पूजा करने के लिए उन्होंने व्हाइट कोट और व्हाइट चप्पल पहनकर मंदिर जाने के लिए मारुति से अपने ड्राइवर रूपलाल के साथ निकलते हैं। उनकी गाड़ी सुबह 10 बजे मंदिर के बाहर आके रुकती है। हमेशा की तरह उसके ड्राइवर कार को मंदिर से 6 फीट की दूरी पर धूप 6 अपार्टमेंट के पास पार्क करती है और गुलशन कुमार गाड़ी से निकलकर मंदिर में जाते हैं। 15 मिनट बाद गुलशन कुमार गाड़ी से निकलकर बाहर आते हैं। हमेशा की तरह उनका ड्राइवर रूपलाल उनसे पूजा की थाली ले लेता है। इससे पहले कि गुलशन कुमार पर हमला हो, आप 3D एनिमेशन से पूरा चीज को ध्यान से समझ ले। गुलशन कुमार इस मंदिर में गए थे, इसके जस्ट बगल में धूप 6 अपार्टमेंट है और इसके जस्ट सामने एक नाई की दुकान है जहाँ पे डॉन इब्राहिम द्वारा भेजे गए 3 गैंगस्टर मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि गुलशन कुमार कब मंदिर से बाहर आएंगे और उनको मारेंगे।
ये तीनों ही जो है यहाँ पे अब्बू सलीम के ही बंदे हैं, जिसको गुलशन कुमार को मारने का काम सौंपा गया है। इन तीनों में से ये वाला अब्दुल सैफ है, और ये अब्दुल राशिद है, और ये तीसरा वाला अनिल शर्मा है। अब जैसे ही गुलशन कुमार अपने कार के पास पहुंचे, वैसे ही उनमें से एक उनके कनपट्टी पे बंदूक रख के बोलता है कि अब बहुत कर ली पूजा, अब मरने के बाद तुम पूजा करना। जितने में कि गुलशन कुमार कुछ समझते एक गोली चल गई और सिर को छूती हुई निकल गई। घबराहट में गुलशन कुमार पास ही के एक पब्लिक टॉयलेट में छुपने की कोशिश करते हैं, पर उनका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पे गिर जाते हैं। गिरते ही अब्दुल साहब उस पे 3 गोलियां चला देता है, जो उनकी पीठ में लगती है। 3 गोलियां लगने के बाद बुरी तरह घायल होने के बाद आप को घसीटते हुए आगे की ओर खींचने लगते हैं, लेकिन अब्दुल साहब भी उसके पीछे पीछे फॉलो करता है। गुलशन कुमार दीवार के सहारा लेकर उठने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो वहीं पे गिर जाते हैं। ड्राइवर रूपलाल गुलशन कुमार की मदद करने के लिए आगे आता है और कलश उठाकर अब्दुल साहब पर फेंक देता है। अब्दुल साहब रूपलाल के दोनों पैरों में गोली मार देता है। सबसे चौंकने वाली बात यह है कि 3 गोलियां लगने के बाद भी गुलशन कुमार पास के घर में हाथ जोड़कर मदद मांगते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता है और अपना दरवाजा बंद कर लेता है। और एक मूवी के सीन के तरह जहां गुलशन कुमार पर अब्दुल सैफ, अब्दुल राशिद और अनिल शर्मा ने 12 गोलियां और चला दी, जहां ऊपर देवी माँ की फोटो थी। जिस मंदिर को गुलशन कुमार ने खुद रिनोवेट करवाया था, आज उसी मंदिर के पास उनका भयानक तरह से मौत इस तरह हो रहा था। ये बात सुनकर आपकी होश उड़ जाएगी कि जब तक मर्डर सीन चल रहा था, तब तक अब्दुल सलीम गुलशन कुमार की चीखें सुन रहा था। अब लास्ट में अब्दुल सैफ ने पास ही के एक टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी में से निकालकर फेंक देते हैं और वो तीनों शूटर उस पर बैठकर आराम से भाग जाते हैं। गुलशन कुमार और उनके ड्राइवर को उन्हीं की कार में लिटाकर पास ही के कपूर हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, पर गोलियां बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर लगे हुए थे। लाख कोशिशों के बाद भी गुलशन कुमार को बचाया नहीं जा सका। अगले दिन ही गुलशन कुमार की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली ले जाया गया। गुलशन कुमार की मौत से पूरा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा देश शॉकिंग था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि महाराष्ट्र के डीजीपी को अपने खबरी से पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल चुका था कि वो गुलशन कुमार को मारने वाले हैं, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब हम ये मान ले कि उस समय पुलिस भी अंडरवर्ल्ड से डरती थी। खैर, जिस इंसान ने इतने तगड़े तगड़े हिट भक्ति भजन भारत को दिए और एक टी सीरीज नाम जैसा एक बहुत ही बड़ा से पूरा देश और बॉलीवुड पूरा एकदम तरह से हड़कंप मची हुई थी और हर तक शॉकिंग था कि आखिर ये कैसे हो गया। खैर, इतना सब होने के बाद जो भी इनमें अपराधी थे शामिल थे, वो कुछ को अब उम्र कैद हुई, कुछ देश छोड़ के भाग गए और कुछ मारे गए। तो दोस्तों, इतने अच्छे ईमानदार और इतने अच्छे मेहनती इंसान हमारे बीच अब नहीं रहे, तो हमें भी इस बात का अफसोस होता है। और ये कहानी आपको कैसे लगी और आप इसको कितने अच्छे से समझ पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।